नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। देखिए, जब हम अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ रहे थे तो उस समय भारत में दो बहुत बड़ी, अगर बात की जाए, समुदाय थे, एक हिंदू समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय। ये दोनों ही बड़े ही प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन अंग्रेजों को एक चीज देखने में ये लगा कि यार 1857 की जो क्रांति हुई, उस तरीके की क्रांति कहीं भारत दोबारा से न कर दे, भारत के लोग एकजुट ना हो जाएं, कहीं अंग्रेजों को खदेड़ ना दें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 1857 की क्रांति को उन्होंने दबाया था, कहीं ऐसे ही एक और क्रांति होगी तो इस बार वो दबा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने देखा कि भारत के जो ये दो बड़े समुदाय हैं, इनमें कई सारी विभिन्नताएं हैं, तो क्यों ना हम भारत को आपस में ही एक दूसरे में लड़ाना शुरू कर दें। फूट डालो शासन करो की नीति के तहत ये हुआ। तो इस पृष्ठभूमि को हम भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के हम दो हिस्सों में, दो भागों में जानेंगे। एक तो हम यहां पर देखेंगे कि अंग्रेजों का जो भूमिका है, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो भूमिका है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंग्रेजों की भूमिका। और दूसरी तरफ हम देखेंगे भारत के अंदर जो पार्टियां थी, उनमें जो वैचारिक भिन्नता थी, उन वैचारिक भिन्नता ने क्या रोल प्ले किया। वैचारिक भिन्नता, तो सबसे पहले अंग्रेजों की भूमिका को देख लेते हैं। अंग्रेजों का सीधा सीधा सा रूल था कि भैया फूट डालो और शासन करो, शासन करो, भारत को एकजुट ही ना होने दो। और हिंदू मुस्लिम समुदाय को उसने टारगेट कर लिया, और उसको टारगेट करते हुए बड़े ही चालाकी से उसने कई सारे एक्ट पास किए, जिसमें 1909 का अधिनियम सबसे पहले आता है, मार्ले मिंटो एक्ट उसको कहा जाता है। और 1909 के अधिनियम से वो भारत में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। इसका मतलब ये था कि उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि हिंदू केवल हिंदू को वोट देंगे, मुस्लिम केवल मुस्लिम को वोट देंगे। इस एक्ट के बाद से भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम की पहचान जो है वो अलग अलग तरीके से देखे जाने का एक नया दौर शुरू हुआ। इससे पहले वो एक साथ रहते थे। अब उन दोनों के बीच के जो मतभेद थे उनको उभारने का काम इस एक्ट ने किया। फिर 1919 के अधिनियम में आकर के इन्होंने एक और नई चीज की, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहा जाता है। इसमें इन्होंने कहा कि भैया केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, भारत में तो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और ईसाई में भी यूरोपियन ईसाई हैं और इंडियन ईसाई हैं, तो इनके लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। तो उनके लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद हिंदुओं के भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाने लगी। तो बेसिकली अंग्रेजों के खास करके इन दोनों एक्ट से भारत के अंदर सांप्रदायिक राजनीति का दौर जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ने लगा। तो इससे हमारे हम क्या कह सकते हैं कि जो सांप्रदायिकता का जो उदय था वो इन दोनों एक्ट से भारत में होने लगा। इसी दौर में एक पार्टी उभरी जिस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत में सबसे बड़ी दो पार्टियां थी, जो दो सबसे प्रमुख पार्टियां थी, उनमें एक पार्टी जिसका नाम था कांग्रेस और दूसरी पार्टी जिसका नाम था
मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग अंग्रेजों की सांप्रदायिक राजनीति का एक हथियार या अंग्रेजों के हाथों का एक खिलौना, कठपुतली बन गई मुस्लिम लीग, जिसका प्रयोग अंग्रेज खास करके भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के दृष्टिकोण से करना चाहते थे। अब इन दोनों ही पार्टियों के बीच में अपनी अपनी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, एक वैचारिक भिन्नता भी थी। जब हम आजाद होने लग रहे थे, आजादी मिलने के करीब थे, उस समय मुस्लिम लीग इसका यह मानना था कि भाई भारत के अंदर दो बड़े समुदाय हैं और दोनों बड़े समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए दो अलग अलग देश बनाए जाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस थी, कांग्रेस बोलते थे भाई हम सदियों से एक साथ रहते आए हैं, तो अभी एकदम से ऐसा क्या हो गया कि एक साथ नहीं रह सकते, सारे एक साथ रह सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ये एक सत्ता के लिए संघर्ष था। कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि जब तक जवाहरलाल नेहरू है या कांग्रेस के कुछ अन्य बड़े नेता हैं जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब तक जिन्ना को कभी मौका नहीं मिलेगा भारत का प्रधानमंत्री बनने का। यह एक आशंका है, कहा जाता है कि इस तरीके की बातें थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के बारे में भी यह कहा जाता है कि कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो भी ये चाहते थे कि वो भारत के अंदर प्रमुख रूप से रोल प्ले करे, खास करके जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम बने रहे और उनको कहीं और से कोई प्रतिद्वंदिता ना मिले। तो ये एक सत्ता की खींचतान भी कही जाती है और कुछ परिस्थितियां भी कही जाती हैं। इस सत्ता के खींचतान में मुस्लिम लीग एक अलग अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हुए एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत करती है, जिसको बोलते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत। द्विराष्ट्र का सिद्धांत। अब द्विराष्ट्र के सिद्धांत के तहत मुस्लिम लीग ने एक रास्ता निकाला कि भाई वैसे तो सत्ता मिलेगी नहीं भारत के अंदर, तो अगर हमें सत्ता में आना है, हमें पावर में आना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसने एक अलग थ्योरी दे दी। इसने थ्योरी दे दी कि भारत जो है, भारत के अंदर दो देश रहते हैं, दो राष्ट्र रहते हैं, दो बड़े समुदाय हिंदू और मुस्लिम, वो एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जो हिंदू बहुल इलाके हैं उनको हिंदुस्तान बनाया जाना चाहिए, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको पाकिस्तान बनाना चाहिए। ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया, जो कि एक तरीके से कट्टरवादिता को दिखाता है। इनकी कट्टरवादिता को दिखाता है कि धर्म के आधार पर देश के विभाजन की बात ये करने लगे। इसके पीछे आशंका यह भी लगाई जाती है क्योंकि मुस्लिम लीग को अगर भारत विभाजित नहीं होता तो भारत के अंदर इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और उसके जो प्रमुख कुछ नेता है उन लोगों को भारत के अंदर राजनीतिक रूप से कोई बड़े पद नहीं मिल पाते। तो सत्ता की लालसा भी कहीं ना कहीं इसके पीछे छुपी हुई दिखाई देती थी। साथ ही अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति के तहत उनका पूरा का पूरा समर्थन मुस्लिम लीग के साथ था। वहीं कांग्रेस की बात करते थे तो कांग्रेस ने ये जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था इसको स्वीकार नहीं किया। इसको स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस के अंदर उस समय भारत के सारे प्रमुख बड़े बड़े नेता थे। जितने भी बड़े नेता जिनके बारे में आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं, वो सभी उस समय कांग्रेस का ही हिस्सा थे। और कांग्रेस एक पंथ निरपेक्ष पार्टी थी, एक धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर चलती थी, कट्टरवादिता नहीं था, धर्म निरपेक्ष पार्टी थी। इसके बारे में 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी मैं आपको चर्चा करूंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेस आपसी मतों में, आपसी विवादों, पार्टी के अंदर के मत विभिन्नताओं के बावजूद किस तरीके से वो एक बेहतर तरीके से काम करते हुए धर्म निरपेक्षता के आधार पर चलती हुई पार्टी काम करी। भारत बोलता था कि यार, कांग्रेस बोलती थी कि यार हम तो बरसों से, सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं। तो मुस्लिम लीग का यह कहना कि भारत और पाकिस्तान में दो समुदाय, हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय एक साथ नहीं रह सकते, ये गलत है। ये दोनों के तर्क थे। अब जब आपको ये देखेंगे तो आपको लगेगा यार कि कांग्रेस ने ये कहा कि भाई हम द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं अपनाते, तो फिर विभाजन क्यों हुआ? तो इस विभाजन के पीछे की उस समय की कई सारी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। उन चीजों को बड़े ध्यान से समझना। कई बार बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं इस चीज को कि भारत का विभाजन कराने में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन
आज के समय में तत्कालीन परिस्थितियों की आलोचना करना बड़ा आसान है, लेकिन प्रासंगिक नहीं है। तत्कालीन परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न थी। तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी समझिए। उस समय आजादी के टाइम पर बड़ी मुश्किल से भारत ने आजादी के उस संघर्ष में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की हालत जो है वो बहुत पतली हो चुकी थी। अब अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो भारत जैसे विशाल महाकाय आकार के देश को अपने कब्जे में रख सके। हमने अपने स्वतंत्रता संघर्ष को और तेज किया। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में अहिंसा और हिंसा दोनों का ही योगदान था। एक तरफ जहां महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों पर दबाव डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे पास भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे क्रांतिकारी नेता भी थे, जिनके कारण भारत अंग्रेज थोड़े डरे हुए भी थे, भयभीत थे, जान का भी डर था। तो इन दोनों के सामूहिक प्रयास से, दोनों तरीके के सामूहिक प्रयासों से भारत जो है बहुत तेज गति से आजादी की ओर अग्रसर होने लगा। उस समय अंग्रेजों को यह बात बड़ी चुभी। उनको ये लगने लगा यार कि कैसे इतने देश के इस देश के ऊपर हमने जब कितने सालों तक, सदियों तक हमने इसके ऊपर राज किया और ये देश आज हमें धक्के मार मार के, पीट पीट करके बाहर निकालने पर मजबूर कर रहे हैं। उस समय अंग्रेजों को यह चीज समझ में आई कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन भारत को एक ऐसी गंभीर चोट देख करके जाएंगे, एक ऐसा आघात देख करके जाएंगे जिसको वो कभी भुला नहीं सकेगा। और उनको एक कहीं ना कहीं इस चीज की उम्मीद भी थी कि अगर भारत से हम अभी चले भी जाते हैं और भारत बाद में थोड़ा कमजोर राष्ट्र बनकर के रहता है, आपसी समस्याओं में उलझा रहता है, तो भविष्य में अंग्रेज लोग दोबारा से भारत के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। वो इस उम्मीद में भी जी रहा था उस समय। तो ऐसे में उसने मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया, स्पष्ट तौर पर समर्थन वो करता आया था। माउंटबेटन उस समय, जो लॉर्ड माउंटबेटन जिनको आप बोलते हैं, माउंटबेटन उस समय माउंटबेटन योजना लेकर के आते हैं और भारत पाकिस्तान का जो है विभाजन उस योजना के आधार पर होता है। कहा जाता है कि कांग्रेस के प्रमुख नेता उस समय विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ 2-3 फैक्टर ऐसे थे जिसके कारण विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। एक तो सबसे पहले मुस्लिम लीग जिद पर अड़ी बैठी थी कि हमें तो विभाजन चाहिए ही चाहिए, पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसकी इस जिद के कारण भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कमजोर होता जा रहा था। दूसरा कारक यह था कि उस समय जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भी कई सारे बड़े बड़े नेताओं के मन में एक चीज ये थी कि यार इतने संघर्ष, इतने सदियों के संघर्ष के बाद ये अंग्रेज लोग भारत से जाने के लिए तैयार हुए हैं, हम इनको भगा रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम आपस में ही लड़ते रह गए, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हम डटे रह गए, लड़े रह गए, तो हो सकता है कि एक बार दोबारा से फिर से अंग्रेज लोग हमें गुलाम बना ले। इतने बलिदानों के बाद, इतनी मेहनत के बाद जो आजादी मिलने जा रही है, कहीं ये आजादी हमसे छिन ना जाए, और इसकी बहुत ज्यादा संभावना भी थी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। एक मिनट दीजिए। ठीक है, इस चीज को बहुत बड़ी संभावना भी थी कि दोबारा से अंग्रेज इस तरीके से कोई ना कोई भारत के ऊपर कब्जा जमा लेते। लेकिन मैं चाहता हूं क्लास के अंदर शांति से क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर हमारी टीम देख रही है, कोई भी न्यूसेंस फैलाता है, कोई भी फालतू की बकवास करता है, तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए, तुरंत प्रभाव से। जिनको ज्ञान चाहिए, पढ़ना है, चीजों को जानना है, उन सबका स्वागत है, और जिनको बकवास करनी है फालतू की, तो उन लोगों के लिए यहां पर स्वागत नहीं है। ठीक है, चलिए एक हाई जोश के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइक शेयर करते हुए आइए। लाइक शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक शेयर नहीं करते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या की चीज है। ठीक है, चलिए, तो हम यहां पर थे कि भारत के विभाजन को कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया। तो एक तो मिल रही थी जो स्वतंत्रता, वो कहीं दोबारा से ना छिन जाए, इस चक्कर में आकर के उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हम एक्सेप्ट करते हैं, माउंटबेटन जो योजना है, प्रस्ताव है, उसको हम स्वीकार करते हैं, और जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो हिंदुस्तान बन जाएगा, और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान बन जाएगा।
उसके बाद हमारी आजादी का रास्ता जो है वो साफ हुआ। अब उस समय भी कांग्रेस ने यह स्पष्ट तौर पर घोषणा कर दी थी कि भाई हम विभाजन जरूर स्वीकार कर रहे हैं भारत पाकिस्तान का, लेकिन हम दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर नहीं कर रहे हैं। टू नेशन थ्योरी को हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। कोई भी समुदाय, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर वो भारत में रहना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप सभी समुदायों को भारत में समान बराबर के अधिकार मिलेंगे। हमारी संविधान सभा बनने का काम उस समय जोरों शोरों पर था। हमारी प्रीएम्बल उस समय तक लगभग बन करके तैयार हो चुकी थी। तो हमने इसमें क्लियर कर दिया था कि ये भारत के का जो आगे आने वाला जो चरित्र रहेगा वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा, सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिलेगा। तो कांग्रेस ने कहा कि हम अपनी कुछ मजबूरियों के कारण विभाजन को स्वीकार कर रहे हैं, दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर नहीं कर रहे हैं। बहरहाल यही चीज, यही वैचारिक भिन्नता, यही जो आपसी एक दूसरे की दो राजनीतिक दलों की जो प्रतिद्वंदिता थी, इस प्रतिद्वंदिता का परिणाम यह निकला कि भारत और पाकिस्तान दो देश जो हैं वो बन करके निकल करके आते हैं। ठीक है। और भारत ने यह भी तर्क दिया उस समय, भारत ने कहा कि हम तो भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ये कहती है कि केवल पाकिस्तान केवल मुसलमानों का देश होगा और भारत के अंदर मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने तर्क दिया कि देखो इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या वो भारत के अंदर है। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या भारत के अंदर है। तो इसलिए भारत के अंदर किसी भी तरीके का धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा और हम टू नेशन थ्योरी को यहां पर नहीं अपना रहे। लेकिन जैसे तैसे विभाजन होता है, पाकिस्तान बनता है, भारत बनता है। अब इसके बाद असली समस्याएं जो हैं वो प्रारंभ होती हैं, असली दिक्कतें जो हैं वो प्रारंभ होकर के आती हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो समस्याएं थी, इनके मूल में जो चीज थी वही चीजें बाद की समस्याएं बनती हैं। खास करके मुस्लिम लीग के ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव होना। प्रारंभ से ही मुस्लिम लीग अंग्रेजों के प्रभाव में थी, तो वो एक तरीके से अंग्रेजों के सरपरस्ती में अपना काम करती हुई आई थी। एक तरीके से वो अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गई थी। इवन जब बस पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को चलाने और उसको आगे ले जाने के लिए भी उसको अंग्रेजों की ही जरूरत थी। भारत का झुकाव थोड़ा सा समाजवाद की तरफ था, समाजवादी व्यवस्था। भारत थोड़ा सा सोवियत संघ की तरफ अधिक झुका हुआ था। तो ऐसे में अब यहां से हो जाता है भारत पाकिस्तान का विभाजन। अब विभाजन के बाद, ये विभाजन के समय की पिक्चर है, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन, उस समय जो साइन हुआ था माउंटबेटन योजना पे भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के। तो ये उस समय की ऐतिहासिक एक पिक्चर है। अब इस तरीके का कुछ मैप जो है वो बन करके आता है, निकल करके आता है। ये आजादी से पहले का मैप है, ये विभाजन से पहले का मैप है, जब हमारा विभाजन नहीं हुआ था 1947 के अंदर। तो आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये एक भारत होता था। इसमें अगर आप देख रहे हैं ना, ये पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी जो देख रहे हैं, ये देसी रियासतें थी, ये सारी देसी रियासतें थी। और ये जो हरे हरे रंग के अंदर आपको दिख रहा है, ये ब्रिटिश प्रांत थे, भारतीय प्रांत जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया जिसको कहा जाता वो थे। अब माउंटबेटन प्रस्ताव के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत, दो नए देश जो है अस्तित्व में आते हैं। और आजादी के बाद ये भारत का नक्शा और पाकिस्तान का नक्शा बनता है पार्टीशन के बाद। तो आप ये देखिए, नीले रंग की ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री यहां पर खींच जाती है और ये हिस्सा बन जाता है भारत। ये यहां पर देखिए, वो बाउंड्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो पहले भारत का ही हिस्सा था। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान का जन्म जब हुआ तो पाकिस्तान के ऑलरेडी दो हिस्से थे, दो टुकड़ों में उसका जन्म हुआ। कोई एक बड़ा देश नहीं, बल्कि दो हिस्सों में था, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या था, दो राष्ट्र के सिद्धांत को मानती थी। उसका मानना था कि जहां मुस्लिम बहुल वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान और हिंदू बहुल वाले हिंदुस्तान। तो दो बहुत ज्यादा बड़े मुस्लिम बहुल वाले इलाके थे, वो यहां पर बंगाल के थे और वो इस तरफ के क्षेत्र में थे। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये बना पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान इसको बोलते हैं। और
बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका था वो बना पूर्वी पाकिस्तान। यहां पर आप लाइन से देख पा रहे होंगे, ये लाइन अगर आप देखेंगे तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। तो पाकिस्तान जब जन्म हुआ तो वो ऑलरेडी दो हिस्सों में पैदा हुआ, ठीक है। कहते ना जुड़वा बच्चे हुए ना, बधाई हो जुड़वा हुआ है, तो उसी तरीके से बधाई हुआ उनको, जुड़वा हुए वो, एक पश्चिमी पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में एक विशाल काय आकार का हमारा महान भारत हिंदुस्तान, ये एक वो रहा। तो ये विभाजन के बाद का मैप था, इतना मैप था। यहां तक की कहानी होगी विभाजन की। अब आनी समस्या अब शुरू होती है यहां से समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं आई, किस किस तरीके से प्रॉब्लम हुई। अब उन समस्याओं को एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो मैं आपके लिए कुछ पिक्चर्स भी लाया हूं और कुछ मेन चीजें भी लाया हूं, हम नोट्स भी बनाते चलते हैं। अब विभाजन के बाद की समस्याओं को देख लेते हैं, ठीक है। जो विभाजन की समस्याएं थी ना, इनको देख लेते हैं। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या जो निकल करके आई वो थी दंगे, धार्मिक आधार पर होने वाले दंगे। उस समय क्या हुआ, जितने भी लोग थे विभाजन के समय उन सबको दो चॉइस दिए गए। दो चॉइस ये दी गई कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में चले जाइए, आप भारत में आना चाहते हैं भारत में आ जाइए। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसी चीज की घोषणा की थी। उसने कहा था कि हम पाकिस्तान का निर्माण दो राष्ट्र के सिद्धांत पर जरूर हो रहा है, लेकिन हम यहां पर बाकी अन्य धार्मिक समुदायों का भी स्वागत करते हैं और उनके साथ भी बराबरी का व्यवहार होगा, किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिन्ना के सेक्युलरिज्म की अंतरात्मा की जो आवाज थी सेक्युलरिज्म की, वो आवाज निकल करके उस समय आई, वो घोषणा हुई। भारत में कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो भी वहां चले जाइए, जिसको भारत में रहना भारत में रहिए। जो पाकिस्तान से भारत में आएगा उसका भी स्वागत है, उसके लिए भी खूब सारी हम अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी वो मदद करेंगे। लेकिन दिक्कत जो है वो ये हुई कि उस समय पाकिस्तान से भारत की तरफ जो लोग आ रहे थे उन लोगों के साथ बड़ी ही हिंसक वारदातें होने लगी। पाकिस्तान की सेना और वहां के जो कट्टरपंथी लोग थे, जो दोनों देशों के बीच में सौहार्द नहीं चाहते थे, उन्होंने जो भी लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आने लगे उन लोगों को मारना काटना शुरू किया। और पाकिस्तान से ट्रेन के अंदर लाशों की ट्रेन कहा जाता है, भर भर करके लाशों की ट्रेन भारत में आने लगी। बड़ी संख्या में हजारों लोग उन ट्रेन के अंदर एक कटे फटे मरी हुई अवस्था में मिले। बड़ी संख्या में महिलाओं का सील भंग किया गया। बहुत बड़े स्तर पर बलात्कार, मारकाट, इस तरीके की घटनाएं उस समय हुई, लूटपाट की घटनाएं हुई। जब पाकिस्तान से इस तरीके की से ट्रेन भारत के अंदर आई तो उसका प्रतिरोध होना भारत के अंदर स्वाभाविक से था। हालांकि स्वाभाविक था, लेकिन वो जो चीजें हुई वो होनी नहीं चाहिए थी। जब पाकिस्तान से इस तरीके से लाशों की ट्रेन आई तो भारत के अंदर एक प्रतिशोध की एक आग उठने लगी। तो सेम वही चीज भारत की तरफ से भी जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे उनके साथ होने लगी। दोनों देश अपने देश छोड़ करके दूसरे देश में जाने वाले अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करने लगे और बड़ी संख्या में लोग उस समय मारे गए। ये विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी और कहा जाता है कि इस चीज को उस समय रोका जा सकता था अगर दोनों देश सही तरीके से सही निर्णय लेते। लेकिन पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी जो लोग थे वो इस चीज को रोकने नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि समस्याएं और तरीके से बढ़े, क्योंकि वो लोग पूर्ण रूप से मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मानते हुए चाहते थे कि पाकिस्तान में केवल मुस्लिम समुदाय रहे, बाकी जितने भी समुदाय थे खास करके मुस्लिम, सिख और हिंदू, उन समुदायों को इतना मारा जाए, इतना डराया जाए कि वो पाकिस्तान छोड़ करके चले जाएं और
भारत से पाकिस्तान में कोई भी अल्पसंख्यक यानी कि कोई भी हिंदू और सिख वो ना आए तो केवल मुस्लिम आए। और इस समय भारत की स्थिति इतनी ज्यादा अधिक मजबूत नहीं थी, भारत की सेना इतनी अधिक मजबूत नहीं थी कि इन दंगों को उस समय वो रोक पाती। बहरहाल जब दंगे हुए तो धीरे धीरे चीजों को सामान्य किया गया और इस तरीके की कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। इस तरीके की कुछ फोटोज हैं, आप देखेंगे ट्रेन के अंदर भर भर करके जिसको जहां जगह मिलती थी वो उस तरीके से कोशिश करते थे कि अपने अपने वतन वो लौटें। ये पैदल जिसको जैसे जगह मिलती, कोई ट्रेन से अगर ट्रेन काट करके जाने लगे, मार के उनको भेजने लगे, तो लोग फिर कोशिश करते कि पैदल पैदल सीमाओं के क्षेत्र से निकल जाएं। बैलगाड़ियां होती थी, उस पर सामान लाद करके जिसके हाथ में जो सामान लगा, वो जितना सामान लगा वो लेकर के जाते थे। सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में हत्याएं हुई। इस तरीके से उन सबको शवों को फिर दफनाया गया, जलाया गया। ये विभाजन की एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो उस समय देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, अब दंगे तो हो गए। आप एक मूवी देखना, एक फिल्म देखना, उस फिल्म का नाम है गदर। गदर एक प्रेम कथा, वही गदर एक प्रेम कथा जिसमें सनी देओल हैंडपंप उखाड़ लेते हैं, है ना, जिसमें वो डायलॉग मारते हैं। उसका नाम पता नहीं मेरे को क्या है, वो जो अमरीश पुरी का किरदार होता है, उसका असली नाम मेरे को नहीं पता, मैं शायद भूल गया, बहुत पहले देखी थी वो मूवी। और फिर उसको वो बोलता है डायलॉग मारते हुए, शायद आप में से किसी को नाम याद हो तो आप मेरे को बता देंगे, तो मैं शायद ट्राई करके बताऊं आपको। उसके अंदर आप देखेंगे स्टार्टिंग में कि किस तरीके से विभाजन की त्रासदी जो है वो वहां पर दिखाई गई थी। सनी देओल एक सरदार, एक सिख का रोल प्ले करते हैं, तारा सिंह का, और विभाजन होता है तो पाकिस्तान से किस तरह से लोग ट्रेन में कट कट करके आ रहे थे, फिर कैसे भारत में दंगे हुए, फिर यहां से उस तरीके से हुआ, वो चीजें हुई। अशरफ अली शायद नाम था, है ना, तो वो अशरफ अली को जाकर के चिल्ला कर बोलता है, अशरफ अली है? हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, है? और फिर हैंडपंप उखाड़ लेता है, और फिर हैंडपंप उखाड़ करके वहां पर सबको धुनाई करता है। गाने बड़े अच्छे अच्छे, मैं निकला गड्डी लेकर के, रास्ते में मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। और आजकल के हमारे यंग लोग तो वैसे भी रास्ते पे दिल बहुत छोड़ते हैं, जैसे ही कहीं से निकलते गड्डी लेकर के भी या पैदल निकलते भी, रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखता है, नजरें से नजरें मिलती है, दिल छूट जाता है उनका फिर वहां पर, है ना। अच्छी मूवी है, देखना, विभाजन के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को आपको मिलेंगी। अब उसके बाद, दंगों के बाद बड़ी समस्या आती है शरणार्थियों की। भारत से पाकिस्तान के अंदर कम लोग गए। जो विकल्प दिया गया था कि आप भारत में रह सकते हैं, पाकिस्तान में रह सकते हैं, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संख्या कम थी, और पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आने वाले लोग जो हैं वो अधिक थे। बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग भारत में आए और भारत से पाकिस्तान में कम ही लोग गए। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक झटके में भारत की सीमा में जब प्रवेश करेंगे तो उनका रहन सहन, उनकी देखभाल करना, उनको व्यवस्थित रूप से जीवन लायक परिस्थितियां उपलब्ध कराना उस समय भारत जैसे गरीब राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये चुनौती और अधिक विकराल हो गई, उसका रीजन रहा संपत्ति और जमीन का मामला। संपत्ति और जमीन का मामला क्या रहा, इसको हम बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए, जो लोग भारत आए पाकिस्तान से, और जो लोग पाकिस्तान गए, इनमें क्या था? जो लोग भारत आए ना, वो लगभग 3,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके आए थे पाकिस्तान में। 3,000 करोड़ की संपत्ति पाकिस्तान छोड़ आए थे। संपत्ति का मतलब जमीन जायदाद भी होती है। अब दो देशों का विभाजन हुआ है, आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है, अपनी संपत्ति जमीन जायदाद तो उठा करके नहीं ले जा सकते ना, तो जिसकी जितनी जमीनें थी उसको वहीं पर छोड़ करके आना पड़ा। भारत
3,000। अब आप सोचना मत, अब ये मत लेना टेंशन की सर 3,000 करोड़ में तो क्या ही होता है। आज के टाइम के 3,000 करोड़ कम है, उस समय के 3,000 करोड़ आज के समय के 3 लाख या 30 लाख करोड़ के बराबर तक मान सकते हैं आप। इतना बड़ा अंतर है उस समय की महंगाई का और उस समय आज की मुद्रास्फीति को। इसको अगर तुलना करें, कंपेयर करें, तो आज के हिसाब से ये 3,000 करोड़ 3 लाख 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति बनती है। इतनी ज्यादा संपत्ति भारतीय लोग पाकिस्तान के अंदर छोड़ कर गए। अब जो लोग भारत से पाकिस्तान में गए थे उन लोगों ने केवल 300 करोड़ की संपत्ति भारत में छोड़ी। अंतर देखिए, 10 गुना बड़ा अंतर, इतना बड़ा अंतर। ये अंतर पाटना बड़ा मुश्किल था कि भाई इतनी संपत्ति पाकिस्तान में अगर छूट गई है तो इसको कैसे वो करें। तो ऐसे में मामला ये हुआ कि भारत ने अल्टीमेटली विभाजन के बाद भी इस चीज का संपत्ति के मामले में भी नुकसान उठाया। भारत ने डिमांड की पाकिस्तान से कि देखो भैया, हमारे लोग तो, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उन्होंने इतनी संपत्ति छोड़ी है, मुआवजा दो, हर्जाना दो। पाकिस्तान बोलता है भाई हमारे बस की नहीं है ना, हम कहां से दे। वो तो जो लोग गए वो गए, संपत्ति छोड़ गए, हम क्या करें, है ना। वो संपत्ति अब उनकी नहीं, पाकिस्तान की है। भारत ये समझ गया था कि पाकिस्तान के साथ इस मामले में कुछ भी चीजें हो नहीं सकती हैं। लेकिन भारत क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश था, तो भारत और पाकिस्तान के दोनों के ही शरणार्थियों के साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार हुआ। भारत से अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से अधिकतर हिंदू, सिख भारत में आए और मुस्लिम समुदाय के लोग भी भारत में आए। अब इतनी बड़ी संख्या में जो लोग भारत में आए तो भारत ने उन सबकी सुरक्षा की, उनको सुरक्षा दी। ना केवल सुरक्षा दी, उनको सम्मान भी दिया। ना केवल सम्मान दिया, उनको संपत्ति भी दी। सबको, पहले तो आपने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग ना, तू भाग मिल्खा। उस मूवी में आप देखना मिल्खा सिंह की जो कहानी दिखाई जाती है, उस समय वो रिफ्यूजी कैंप के अंदर रहते हैं, रिफ्यूजी कैंप के अंदर जिंदगी जी रहे होते हैं। वो रिफ्यूजी कैंप बेसिकली जो आज़ादी के समय दोनों देशों से अलग अलग दूसरे देशों में गए लोगों के लिए बनाए गए थे। उन रिफ्यूजी कैंपों में लोग काफी समय तक रहे, लेकिन भारत ने समय के साथ साथ धीरे धीरे सभी को कुछ प्लॉट दिए, जमीन दी, खेती के लिए जमीन भी दी, रहने के लिए भी जमीन दी, स्किल्स सिखाए ताकि नौकरी कर सके, काम कर सके। आप देखना दिल्ली, आज की जो दिल्ली देखते हैं तो दिल्ली के कई सारे इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जमीन जो है अलॉट की गई। ना केवल दिल्ली में, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में जहां पर भी भारत की सरकार मदद कर सकती थी, भारत की तरफ से मदद की गई। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पाकिस्तान गए थे इस उम्मीद से कि यार पाकिस्तान तो मुस्लिम देशों का राष्ट्र है, मुस्लिम समुदाय का राष्ट्र है, हमारा वतन जो है वो पाकिस्तान है, उन लोगों के साथ वहां पर पाकिस्तान में घुसने के साथ ही भेदभाव शुरू हो गया। और वो भेदभाव आज तक जारी है। आज भी भारत से जो मुस्लिम पाकिस्तान गए थे उनको पाकिस्तान का पहले दर्जे का नागरिक नहीं समझा जाता है। आज भी उनको मुजाहिर इस तरीके से बोला जाता है, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, हे दृष्टिकोण से देखा जाता है, सम्मान के दृष्टिकोण से आज भी नहीं देते। वो आज भी अपने सम्मान की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पाकिस्तान जाने के बाद संपत्ति में किसी भी तरीके की चीजों में हिस्सा जो है नहीं दिया गया, कुछ एक लोगों को दिया गया, बाकियों को नहीं मिला। तो अल्टीमेटली दिक्कत यह हुई कि इस विभाजन के दौरान सबसे बड़ी समस्या, शरणार्थियों की समस्या भारत ने झेली पाकिस्तान के मुकाबले। संपत्ति का नुकसान सबसे ज्यादा किसने उठाया? भारत ने उठाया पाकिस्तान के मुकाबले। उसके बावजूद हमने मदद की अपने सभी शरणार्थियों की, सभी लोगों की, सबको नागरिकता का स्टेटस दिया। और बड़े ध्यान से समझने, हमने हमारा संविधान, उस समय हमारा संविधान बनने के ही दौर में था। जब हमारा संविधान बन गया तो उसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान थे, ये ध्यान रखिए, नागरिकता के प्रावधान थे और वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में रखे गए। और उन आर्टिकल 5 से 11 में हमने भारत के अंदर आने वाले सभी लोगों को नागरिकता दे दी। संविधान लागू होने के समय तक, उस समय तक आजादी के दौरान बाद जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनको भी नागरिकता दी। जो लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए थे
लेकिन वहां पर जाने के बाद उनका मन बदल गया, उनका मूड बदल गया, उन्होंने वहां की परिस्थितियां देखी, रहने लायक नहीं लगी, और वो लोग भी भारत में वापस आए, उनको भी नागरिकता दी। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की। तो यहां से कटु संबंध जो है वो उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि दंगों की त्रासदी है ना, ये भूलने नहीं देती थी। परिवार के परिवार, समुदाय के समुदाय, गांव के गांव सब मार काट दिए गए, जला दिए गए। वहां से लोगों के एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी निकली, कट्टरता की भावना पनपी, वो भारत पाकिस्तान संबंधों को बहुत ज्यादा कई दशकों तक कटुता के दौर में, कटुता के रास्ते पर लाने वाले के लिए काफी थी। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में उस विभाजन की त्रासदी के कारण लोग एक दूसरे को दुश्मनी की नजर से देखते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या भारत पाकिस्तान के समय संपत्ति और जमीन की रही। एक इंटरेस्टिंग सी चीज और थी, ऋण अदायगी का प्रश्न था। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा जरूर कर रखा था, भारत को खूब लूटा उन्होंने, भारत का खूब दोहन किया, संसाधनों का दोहन किया, लूट करके सब चीजें अंग्रेज ब्रिटेन ले गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कर्जा ले रखा था उस समय भी भारत को संदर्भ में, बहुत बड़ा कर्जा अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने लिया हुआ था। अब जब आजादी मिल रही थी तो अंग्रेजों ने ये बोला कि भाई तुम्हें आजादी तो मिल रही है, लेकिन ये भारत के ऊपर जो कर्जा है, ये कर्जा तो तुम्हें लेना पड़ेगा, हम अंग्रेज लोग हैं, हम तो नहीं लेकर के जाएंगे कर्जा नहीं चुकाओगे तो आजादी नहीं देंगे। अब हमारे सामने बड़ी समस्या थी कि क्या करें यार, इतना बड़ा कर्जा, उस समय हम और खूब पहले ही गरीब थे, अंग्रेजों ने भी कर्जा ले रखा है भारत के नाम पर, और अंग्रेज लोग इस बात पर अड़िग हो गए कि भैया कर्जा लेना पड़ेगा, हम तो लेकर के नहीं जाएंगे, नहीं तो आजादी नहीं मिलेगी। हमारी मजबूरी थी, मरते क्या ना करते। मुस्लिम लीग बिल्कुल किनारे हो गई, बोला कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे कर्जा, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान भी चाहिए और कर्जा भी नहीं लेंगे, करना है जो करो, नहीं करना तो मत करो, आजादी देनी है तो दो, नहीं तो मत दो। वो इस जिद पर थी। अब भारत के नेता थोड़े समझदार थे, उनको पता था, इस चीज का एहसास था कि आजादी की कीमत कितनी है, कितना संघर्ष किया है। तो इसलिए भारत सरकार ने अंग्रेजों के जितने भी ऋण भार थे, वो सारे के सारे ऋण भार जो हैं वो भारत ने स्वीकार किए। ऋण भार जो हैं वो किसने लिए? भारत ने स्वीकार किए। भारत बोला कि ठीक है भाई, हम वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अभी पैसे नहीं दे सकता, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो पैसा कमाएगा, उसके पास अर्निंग होने लगेगी, तब तो वो पैसा देगा, तब तो उसको देना चाहिए। तो एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि वर्तमान में विभाजन के समय सारा का सारा जो कर्जा है वो भारत ओटेगा, भारत लेगा, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान क्या करेगा? 5 साल के बाद, ये ध्यान रखना, पाकिस्तान को 5 साल के बाद भारत को 300 करोड़ रुपए देने थे। पाकिस्तान 5 साल बाद भारत को प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए देगा। ठीक है, कितने? प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए देगा, क्योंकि जो ब्रिटिश भारत था उसका हिस्सा, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था। तो जो कर्जा लिया गया था वो कर्जे में पाकिस्तान वो भी सम्मिलित था। आजादी के बाद तो लिया नहीं था। तो हमने एक बड़े भाई का एक वो दिखाते हुए, भाव दिखाते हुए कहा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, अभी हम ले लेते हैं सारा, हम चुकाएंगे, लेकिन जब हम चुका रहे हैं तो कुछ समय तक हम पाकिस्तान को मौका देते हैं कि अपनी परिस्थितियां सुधारो। 4-5 साल का समय बहुत होता है, 5 साल के बाद आप क्या करना, हर साल हमें 300 करोड़ रुपए हमें देते चले जाना, ताकि जो कर्जे का हिस्सा था तुम्हारा वो हिस्सा चुक जाए। मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। उस समय बोला हाँ भाई ठीक है, ये बात ठीक है, हम मान लेंगे। अब भारत के नेता उस समय थोड़े से आदर्शवादी अधिक थे, आशावादी भी अधिक थे। उनको लगता था यार कि भारत का भाई है पाकिस्तान, साथ ही एक साथ ही रहे हैं, नेता भी वही है साथ के ही, तो ये अगर हामी भर रहा है, बोल रहा है कि 5 साल बाद देगा तो दे देगा। उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि 5 साल के बाद 3000 करोड़ तो छोड़ो, 3 पैसे भी पाकिस्तान नहीं देने वाला, जबकि पाकिस्तान की फितरत में ये चीज उसी समय से ही थी। ये पैसे पाकिस्तान ने नहीं दिए, भारत को नहीं दिए। ये पैसे भारत को 5 साल के बाद मिलने थे, लेकिन उससे पहले एक और चीज थी
भारत पाकिस्तान के बीच संबंध में, ये एक पैसों को लेकर के पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए 55 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान को देना तय हुआ। ये तय हुआ कि भारत पाकिस्तान को रक्षा संग्रह के लिए 55 करोड़ देगा और 5 साल के बाद पाकिस्तान हर साल भारत को 300 करोड़ देगा। ये बात हुई, 55 करोड़ की बात हुई। पाकिस्तान के लोग हो हल्ला मचाने लग गए कि भारत के पास हमारे 55 करोड़ रखे, हमारा 55 करोड़ रुपया दो। अभी तक हमारा 55 करोड़ रुपया नहीं दिया, खा गए हमारा। जबकि हम बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद हम 300 करोड़ देंगे, हम तैयार हैं 5 साल बाद 300 करोड़ देने के लिए, लेकिन भारत हमारा 55 करोड़ नहीं दे रहा। उस समय भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था कश्मीर को लेकर के, युद्ध की परिस्थितियां थी, कश्मीर को लेकर के भारत पाकिस्तान युद्ध में था। तो यहां पर एक व्यक्ति आते हैं, महात्मा गांधी। आप ये पिक्चर देखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को यह लगता था कि भाई पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा रहा है, जिन्ना भी भारतीय ही रहे हैं, वो भी उनके मित्र रहे हैं, सेक्युलरिज्म वो भी समझते थे। तो महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, बलिदान, त्याग, उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। उनको लगता था कि अगर हम त्याग करेंगे तो सामने वाला हमारे त्याग को समझेगा और हमारे साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कई बार कहते हैं ना कि थप्पड़, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो उस समय महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने की जिद कर ली। महात्मा गांधी ने बोला कि भैया जिन्ना को 55 करोड़ रुपए दे दो तुम। और उस समय जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो दोनों ये चीज नहीं चाहते थे कि ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाए। दोनों के ही मन में ये आशंका थी कि अगर ये 55 करोड़ रुपए दे दिए गए तो पाकिस्तान इनका प्रयोग हथियार खरीदने में करेगा और जो भारत पाकिस्तान का कश्मीर युद्ध चल रहा है उसमें पाकिस्तान भारत से बेहतर स्थिति में आ जाएगा, हमारे ही पैसों से हथियार खरीद के हम पर ही हमला कर देगा। लेकिन महात्मा गांधी ने उस समय एक जिद सी ठान ली थी कि भाई हमारे अच्छे संबंध होंगे, अच्छे संबंध बनाने के लिए पहले हमें खुद से पहल करनी पड़ेगी, हमें खुद से मदद करनी पड़ेगी, तब जाकर के उनके दिल में भी ये भाव जगेगा कि देखो भारत तुम्हारा दुश्मन नहीं है, भारत तो तुम्हारी मदद कर रहा है, तो ऐसे में क्यों हमला करें। महात्मा गांधी की सोच ये थी। अब महात्मा गांधी जिद कर लें, उनकी जिद को कोई बात ना माने, ऐसा हो नहीं सकता है। अंग्रेज लोग तक घबरा जाते थे उनकी जिद से, तो कांग्रेस के जो नेता थे वो तो उनको अपना गुरु मानते थे, उनका सम्मान करते थे। अल्टीमेटली महात्मा गांधी के कहने पर नेहरू ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए। अभी 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के पास गए तो ये गए ही गए, चले ही गए। उसके बाद कोई मामला जो है वापस देने का, 300 करोड़ जो 5 साल के बाद देने थे, वो मामला सब पाकिस्तान भूल गया। बोला कि हम नहीं दे सकते, हम जाओ कर लो, क्या करोगे। स्वाभाविक सी बात है, क्या करोगे 300 करोड़ के लिए हर साल लेने के लिए, कैसे, युद्ध तो करोगे नहीं। पाकिस्तान मुकर गया। उसके इस मुकरने से भारत के और पाकिस्तान के जो राजनीतिक जो वो थे संबंध थे वो और थोड़े से कटुतापूर्ण हो गए। हमें ये आभास हो गया कि यार पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से मुकरू देश है, मुकर जाता है, वो कभी भी भारत का अच्छा भला चाहता ही नहीं है, उसको बेहतर तरीके से विकास उसका चाहता ही नहीं है और भारत के साथ भी नहीं खड़ा रहेगा। ये एक समस्या थी। इसके साथ साथ ऋण अदायगी के प्रश्न के बाद अगर हम चर्चा करें तो एक और समस्या थी, एक और समस्या मैं आपको समझा देता हूं। विभाजन के बाद जब 1947 में विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद उस समय विश्व में शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है, कोल्ड वॉर चल रही थी। शीत युद्ध के दौरान उस शीत युद्ध में दो बड़े गुट थे, एक जिसको हम यूएसए बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, सोवियत संघ। ये पूंजीवादी देश था, ये पूंजीवादी गुट थे और ये साम्यवादी गुट थे। विभाजन के बाद से ही भारत का झुकाव, क्योंकि समाजवादी था तो वो साम्यवाद की तरफ, सोवियत संघ की तरफ भारत का झुकाव थोड़ा सा अधिक था।
पाकिस्तान, क्योंकि वो प्रारंभ से ही, ये ध्यान रखना, पाकिस्तान की उत्पत्ति मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत की जिद के कारण हुई थी, और उस मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र के सिद्धांत को समर्थन सीधा सीधा ब्रिटेन से मिलता था। तो उसको शुरुआत से ही, आजादी से पहले से ही आदत हो गई थी निर्भर रहने की, किस पर? अंग्रेजों पर, पूंजीवादी देशों के ऊपर। तो आजादी के बाद भी वो उसकी आदत लगातार कायम रही। अमेरिका के ही गुट के अंदर ब्रिटेन भी था, इसी गुट में ही ब्रिटेन भी था। तो पाकिस्तान का झुकाव जो रहा वो अमेरिका ब्रिटेन की तरफ रहा, इस तरीके वो जाता रहा। इसने भी भारत पाकिस्तान संबंधों पर बड़ा असर डाला। इसको हम अब आगे जानेंगे। इसको मैं अभी बस सिर्फ यहीं तक छोड़ रहा हूं, इस समझाने के लिए, ताकि आपको दिमाग में रहे। जब कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा तो आपको इसको दोबारा से रिकॉल करना है कि ये एक परिस्थिति उस समय भी थी। भारत जो है एक तरीके से, अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो भारत को एक तरीके से अपना शत्रु मान चुके थे। अब आ जाते हैं अगली समस्या पर। दूसरी नई समस्या जो थी वो थी देशी रियासतों की समस्या। अब इसको देखिए मैप को बड़े ध्यान से। ये आजादी के बाद के भारत का मैप है। इस आजादी के बाद के भारत के मैप को आप देखोगे तो इसमें ये जो गुलाबी गुलाबी हैं ये प्रिंसली स्टेट थे, देशी रियासतें थी, और जो ये हरा हरा आपको दिख रहा है ये ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, ब्रिटिश इंडिया इसको बोला जाता है। अब भारत के ऊपर केवल अंग्रेजों का ही कब्जा नहीं था, भारत के ऊपर पुर्तगालियों ने भी कब्जा कर रखा था कुछ क्षेत्रों पर, और कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस ने भी कर रखा था। जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको यनम दिखेगा, यनम, इसके ऊपर फ्रांस का कब्जा था। पोंडिचेरी फ्रांस के कब्जे में था, कराईकल फ्रांस के कब्जे में था, माहे फ्रांस के कब्जे में था। छोटे छोटे क्षेत्र, छोटे छोटे, लेकिन फ्रांस ने उनके कब्जे करके, और ये सारे के सारे क्षेत्र समुद्र के साथ लगते वाले क्षेत्रों में, बहुत मेन जगह पर जहां से व्यापार बड़ा वो हो सकता है, की पॉइंट्स थे। इसके साथ साथ पुर्तगाल भी, गोवा के ऊपर देखो, यहां पर गोवा, पुर्तगाल, दमन दीव, इनके ऊपर पुर्तगाल का शासन, इन्होंने भी कब्जा कर रखा था। अंग्रेज लोग 1947 में चले गए, लेकिन इन पुर्तगाली और फ्रांसीसियों को भारत से भगाने में हमें 1960 के दशक का इंतजार करना पड़ा। 1960 के दशक तक जाकर के हमने इन दोनों को भी यहां से भगाया भारत से। कुछ को तो डंडे मार मार करके, पीट करके भगाया, जाने के लिए ही तैयार नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली गए, वो भाग गए, चले गए। लेकिन उन लोगों ने भारत को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि अंग्रेज लोग पहुंचा करके चले गए थे। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं, ये हमारा क्षेत्र है आजादी के बाद का। तो उस आजादी के बाद प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको बोला जाता है देशी रियासतें। जो लाल लाल गुलाबी रंग में देशी रियासतें वो थी जिनके ऊपर राजा, महाराजा, नवाब, इन लोगों का शासन था, जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन अपने अपने क्षेत्र के राजा महाराजा बने हुए थे अंग्रेजों की गुलामी के अंदर। शासन प्रशासन वही संभालते थे, उसके बदले में अंग्रेजों को एक मोटा टैक्स, मोटा पैसा वो लोग देते थे। ये ऐसे क्षेत्र थे हरे हरे रंग के, जिनको हम ब्रिटिश भारत के क्षेत्र बोलते हैं, वो जिसके ऊपर अंग्रेज लोग सीधा प्रशासन करते थे, डायरेक्ट प्रशासन करते थे। समस्याएं असली जो आती है वो यहां से आनी शुरू होती है। क्या आती है कि भारत की जो ये भौगोलिक सीमा है, इस भौगोलिक सीमा के अंदर कुल मिलाकर के 552 देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतें थी, 552। इन देशी रियासतों को कुछ विकल्प दिए गए, उन विकल्पों को देख लेते हैं, है ना। इन देशी रियासतों को कुछ विकल्प दिए गए, इन विकल्पों ने गड़बड़ी की। इनके कुछ विकल्प दिए गए, कौन कौन से विकल्प थे? पहला विकल्प तो ये दिया गया कि भाई अगर आप भारत में मिलना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाइए, आप अपना विलय भारत में कर लीजिए। पहला इनको ये दिया गया। दूसरा विकल्प दिया गया कि चलो तुम भारत में नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान में जाना चाहते हो, तुम पाकिस्तान में चले जाओ, तुम पाकिस्तान में विलय कर लो। ये दोनों विकल्प थे, ये ठीक थे, इनमें कोई समस्या नहीं थी। अगर केवल यही दो विकल्प रखे जाते तो आज के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है, कट्टरता है, जो दुश्मनी है, वो शायद नहीं होती। अब यहां पर आ जाता है अंग्रेजों का दिमाग। अंग्रेज लोग तिलमिलाए हुए थे,
बेइज्जती महसूस हो रही थी कि कैसे भारत ने उनको मारपीट करके भारत से बाहर भगा दिया। इतनी बेइज्जती सहन करना, तो वो इस चीज को लेकर के बड़े वो थे कि अच्छा हमें अभी बताते तो मैं जीने तो तुझे भी नहीं देंगे। कई बार होता है ना कि मैं तो मरूंगा, मैं तो डूबूंगा ही डूबूंगा, लेकिन तुम्हें भी साथ में लेकर के डूबूंगा। तो वो भारत को एक गंभीर आघात पहुंचाने की फिराक में थे। पहला आघात तो वो भारत को पहुंचा चुके थे अंग्रेज लोग कि भारत का विभाजन करवा चुके थे। मन ही मन बड़े खुश थे, लेकिन यहीं तक ही उनकी खुशी रुकी नहीं। उनकी और भारत को चोट देने की जो उनकी वो थी, उनका जो इरादा था, वो इस तीसरे विकल्प से दिखता है। वो तीसरा विकल्प भी उन्होंने देशी रियासतों को दे दिया कि भैया आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो। अंग्रेज लोग बड़े चालाक थे, उनको पता था कि यार कि राजा हैं, महाराजा हैं, नवाब हैं, राजशाही चलती आई है, वो लोग किसी की गुलामी स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो लोकतंत्र क्यों स्वीकार करेंगे? वो किसी के अधीन रहकर क्यों स्वीकार करेंगे? वो तो अपने आप को आम नागरिकों से ऊंचा समझते हैं, खुदा समझते हैं, भगवान समझते हैं, बड़ा समझते हैं, देवता समझते हैं। वो तो स्वतंत्र ही रहेंगे। इस विकल्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत के बीज बोने के साथ साथ शत्रुता के बीज भी भयंकर किस्म से बो दिए। अंग्रेजों ने जिस तरीके से आशंका की थी, उस आशंका के अनुसार यह विकल्प मिलने पर बहुत सारी देशी रियासतों ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। प्रारंभ में जब पहली बार ये विकल्प मिले तो बहुत सारी देशी रियासतों ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया कि हाँ भाई हम तो आजाद रहेंगे, हम क्यों गुलाम रहेंगे। भारत जो है इस चीज को, इस गंभीरता को समझा। भारत को समझ में आया कि अंग्रेज लोग क्या खेल खेल करके गए हैं भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का, बिना गुलाम बनाए टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का, ताकि एक बार फिर से कोई दूसरी बड़ी महाशक्ति आकर के भारत के ऊपर कब्जा कर सके। भारत के जो क्षेत्र हैं वो आपस में ही लड़ मरे और कोई और आकर के कब्जा कर ले। लेकिन इस बार हम हर तरीके की चीजों को दूर करने के लिए तैयार बैठे थे। इस बार हम वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर फिर से किसी का आधिपत्य हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई, सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई कि भैया आप भारत के एकीकरण को पूर्ण कीजिए, एकीकरण को पूर्ण कीजिए। अब यहां से एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सभी देशी रियासतों के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और कहा जाता है कि ये इनका जो मेथड था इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक मेथड, डंडा और गाजर का मेथड। सबके पास जाते, जाकर के सबसे पहले उनको प्यार मोहब्बत से समझाते कि देखो ये भारत में मिल जाओ, भारत की सीमा के अंदर हो, अलग नहीं रह सकते, क्या करोगे? भारत के साथ मिल जाओगे तो तुम्हें कुछ चीज़ों में हम आज़ादी दे देंगे और कुछ काम करने की तुम्हें छूट मिल जाएगी, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, विकास भी होगा, प्यार से मान जाओ। ये लो गाजर, गाजर खा लो, खून बढ़ाओ, गाजर खाओ। जो लोग प्यार से मान जाते, विलय पत्र पर साइन कर देते। एक ही जैसा विलय पत्र था उस समय। आज की तरह इतनी हाईफाई टाइप की फैक्स मशीनें या हाईफाई टाइप की प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीनें, फोटोकॉपी मशीनें होती नहीं थी। टाइपराइटर से चीजें होती थी। जल्दी जल्दी में टाइपराइटर से टाइप करके एक विलय पत्र तैयार किया गया था उस समय। उस विलय पत्र में जो शर्तें थी, जो कंडीशंस थी, उन्हीं कंडीशन को कई सारी कॉपी निकाल ली गई और हर देशी रियासत के साथ एक जैसे विलय पत्र के लेकर के पहुंचा गया और उन्हीं पर साइन किए गए। जो प्यार से माने प्यार से मान गए, जो प्यार से नहीं मान रहे थे तो उनको डंडा दिखाया, आंख दिखाई, उनको बोला कि देखो भारत की सेना कितनी बड़ी है, देख रहे हो, हथियार देख रहे हो, और तुम भारत के बिल्कुल सीमा के अंदर हो। 2 मिनट नहीं लगेंगे अगर हमारी सेना आ गई और तुम्हारे तहस नहस करने में, तुम्हारे पूरे कब्जे, परिवार, राजपाट सबको तहस नहस कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है चुपचाप वो ले लो जो भारत की सरकार देना चाह रही है, नहीं तो इससे भी चले जाओगे। तो कुछ प्यार से तो कुछ मार से, दोनों से करते करते भारत की 552 जो देशी रियासतें थी, 552 देशी रियासतों में से 549 ने भारत में विलय कर लिया। इनमें कोई ज्यादा समस्याएं नहीं आई, प्यार मोहब्बत से विलय हो गया, 549 ने कर लिया। मुद्दा जो आया, दिक्कत जो आई, वो आई 3 देशी रियासतों की। आप ये मैप देखिए, इस मैप में आपको 3 देशी रियासतें मैं दिखाता हूं, उनकी तरफ चलना। एक यहां पर भारत के बिल्कुल बीचों बीच आप देखोगे हैदराबाद,
एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र, एक बहुत बड़ी देसी रियासत हैदराबाद के नाम से थी। यहां पर गुजरात का जो क्षेत्र आज का है, उसमें यहां पर इस तरफ नीचे की तरफ में आप देखोगे तो यहां पर था जूनागढ़, बिल्कुल नीचे की तरफ। और ऊपर जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र था जम्मू कश्मीर, कश्मीर था। तो ये क्षेत्र कश्मीर, ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया। जैसे क्लास में कुछ शरारती तत्व होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, वो कहना नहीं मानते हैं, करते वही हैं जो अपनी मर्जी से चीजों को खराब करना चाहते हैं। ये 3 रियासतें उसी तरीके के शरारती बच्चे थे जिन्होंने हम अपने प्रिंसिपल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना नहीं माना, और ये तीनों बोले कि हम तो रहेंगे स्वतंत्र, आजाद रहेंगे। यहां से समस्या उत्पन्न हो गई। कश्मीर की समस्या जानने से पहले हमें हैदराबाद और जूनागढ़ की समस्याओं को जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पाकिस्तान ने भी कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां की। इस चीज को समझिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद कहां है? भारत के बिल्कुल बीचों बीच हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के बहकावे में था। पाकिस्तान की तरफ से उसको लगातार निरंतर इस बात की समर्थन, इस बात का वो दिया जा रहा था, क्या कहते हैं उसको, एक बार वर्ड भूल जाते हैं ना अपन किसी, अरे हद है चलो कोई नहीं। हाउस द जोश, कैसे आप जोश में है कि नहीं? हाउस द जोश, हाउस द जोश, एक हाई सर का आंसर आना चाहिए। हाउस द जोश। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हैदराबाद को दिलासा दिया जा रहा था कि भाई तुम अलग रहो, तुम्हारी मदद हम करेंगे, हर चीज से मदद करेंगे। लेकिन हैदराबाद की स्थिति है ना, भौगोलिक परिस्थिति उसके साथ नहीं थी। भारत के बीचों बीच चारों तरफ से भारत लगा हुआ, और ऐसे में कह रहा है कि मैं आजाद रहूंगा। कैसे रहेगा भाई आजाद? किसी देश के साथ संबंध कैसे नहीं बना सकेगा? भारत के बीचों बीच, भारत के बिना काम कैसे चलेगा? नहीं चला सकेगा, है ना। भारत चाहे तो चारों तरफ से नाकाबंदी कर देगा, तुरंत क्या करोगे फिर? ये चीज हैदराबाद के निजाम को समझ में आ गई थी। हैदराबाद में भयंकर मारकाट जो है, वहां पर रजाकार लोग थे, भयंकर मारकाट होने लगी, भयंकर लूटमार उन्होंने की। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बलात्कार हुए, अल्पसंख्यकों के ऊपर बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए। पाकिस्तान का वैचारिक समर्थन निजाम की इस कार्रवाई के साथ था। तो ऐसे में भारत के सामने कोई विकल्प बचा नहीं। तो हमने सैनिक कार्रवाई की। और जब एक बार सेना आ जाती है तो आपको पता है कितने दिन लगने सेना के आने के बाद, कुछ ही दिन में लगे, और मारपीट करके यहां से निजाम जो है उसको भगा दिया गया। निजाम भाग गया। पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाने लगा यूएनओ में। पाकिस्तान उसी समय से यूएनओ में मामले उठाता रहे। सबसे पहला मामला उसने यही उठाया हैदराबाद का, कि भारत ने जबरदस्ती हैदराबाद के ऊपर पुलिस कार्रवाई करी, सैन्य कार्रवाई करी, मारपीट करके उसको भगाया, जबकि उस इलाके का निजाम मुस्लिम था, है ना, ये थे वगैरह वगैरह, कई सारी चीजें। कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला यूएनओ की तरफ से। यूएनओ में लोग उस समय समझदार थे, उनको पता था कि यार हैदराबाद भारत के बीचों बीच कैसे स्वतंत्र रहेगा, रह ही नहीं सकता स्वतंत्र। तो ऐसे में, और भारत ने जो कार्रवाई की वो ऐसे तो जबरदस्ती तो की नहीं, वो तो वहां पर रजाकार लोग भयंकर मारकाट लूटपाट मचा रहे थे, मानवाधिकारों को हनन कर रहे थे। ऐसे में उसको रोकना जरूरी था, इसलिए भारत की कार्रवाई हुई। तो उस भारत की कार्रवाई के बाद हैदराबाद जो भारत में सम्मिलित हो गया। पाकिस्तान को लगा एक झटका, यहां से बहुत बड़ा झटका लगा पाकिस्तान को। लगा यार कि यूएनओ में भी बेइज्जती होगी मेरी, तो ठीक है। तो ऐसे में उसी समय एक दूसरा विवाद आता है। यहां से समझिए बड़े ध्यान से, हैदराबाद वाले मामले से जो है पाकिस्तान को एक चीज समझ में आई कि भाई सैनिक कार्यवाही की जा सकती है। सैनिक कार्यवाही जो है, इसके माध्यम से आप किसी को भी अपने क्षेत्र में मिला सकते हो। ये इससे उपदेश या इसका जिस्ट पाकिस्तान को समझ में आया। अब दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, जूनागढ़ के मुद्दे पर। इधर था जूनागढ़, इस तरफ, ठीक है। जूनागढ़ की
थोड़ी सी अलग सी परिस्थिति थी। ये भारत के बीचों बीच नहीं था, लेकिन भारत के बीचों बीच नहीं भी था तो भी भारत के साथ ही लगा हुआ था, भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान तो दूर दूर तक नहीं था, इससे यहां थी पाकिस्तान की अंतिम सीमा, और समुद्री सीमा भी नहीं थी पाकिस्तान की। ऐसे में यहां का जो शासक था वो था मुस्लिम, और यहां की जनसंख्या थी वो थी हिंदू बहुल। अब पाकिस्तान ने इसको भी खूब समर्थन दिया, इसको भी खूब बहलाया फुसलाया, इसको कहा कि पाकिस्तान में मिल जाओ, हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे, आजाद रहने का मौका देंगे। ये बोला कि ठीक है भाई, हम तो आजाद रहेंगे, आजाद नहीं रह सकते थे, तो बोला कि ठीक है मैं पाकिस्तान में मिल जाऊंगा। तो इसने पाकिस्तान के साथ विलय की घोषणा करी। यहां के शासक ने घोषणा कर दी कि मैं पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता हूं। बताओ कैसी अजीब सी बात थी, बेहूदी सी बात थी। ना सीमा लगती, ना समुद्री सीमा लगती, कहां से बनोगे पाकिस्तान, कहां से जाओगे। वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया, इतना प्रेशर बनाया कि नवाब की जान के लाले पड़ गए, और यहां का जो नवाब था वो भाग करके गया पाकिस्तान, और भाग करके पाकिस्तान जाकर के उसको पनाह लेनी पड़ी। और पाकिस्तान में जाकर के फिर वो बोला कि जनमत संग्रह करवाओ। भारत तो रेडी था, बोले कोई बात नहीं, हम तो रेफरेंडम करा लेंगे, जनमत संग्रह हो जाएगा, चलो भाई। अब रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह करवाया गया। उस जनमत संग्रह में पाकिस्तान को 100 के करीब वोट मिले, केवल सारे के सारे वोट भारत के पक्ष में थे, केवल 100 के करीब वोट पाकिस्तान के लिए आए। जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा मिला। अब कश्मीर की स्थिति जो है ना थोड़ी सी अलग थी, वो जूनागढ़ और हैदराबाद से बहुत अलग उसकी भौगोलिक अवस्थिति थी, क्योंकि कश्मीर जो एक ऐसा क्षेत्र था वो ऐसा था जो भारत के साथ भी लग रहा था, पाकिस्तान के साथ भी लग रहा था, दोनों के साथ उसकी सीमा लगती थी, और दोनों के ही बीचों बीच में भी नहीं था, या कोई देश उसको घेरे हुए भी नहीं था। ये चाहे तो दोनों देशों में से किसी का भी हिस्सा बन सकता था और आजाद भी रह सकता था। इसकी भौगोलिक परिस्थिति इसको इस चीज की अनुमति, परमिशन जो है वो देती थी। ये जो 3 विकल्प थे कि भारत में विलय हो जाए, भारत को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, भारत स्वीकार था। कश्मीर पाकिस्तान में विलय कर देता, उस समय भारत को उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। कश्मीर स्वतंत्र रहता तो भारत को उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। भारत को तीनों ही विकल्पों से कोई दिक्कत नहीं थी उस समय, लेकिन पाकिस्तान को केवल एक विकल्प को छोड़ करके बाकी विकल्पों में दिक्कत थी। अगर कश्मीर पाकिस्तान में विलय कर देता तो पाकिस्तान खुश था। कश्मीर अगर भारत में विलय करता तो पाकिस्तान को बड़ा दर्द था, वो नहीं चाहता। कश्मीर अगर स्वतंत्र रहता तो भी उसको दर्द था, तो वो भी नहीं चाहता। उसका कारण क्या था समझिए। कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम बहुल इलाका था, शासक हिंदू था। पाकिस्तान का निर्माण हुआ 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर, 2 नेशन थ्योरी पर, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी, जिसका स्पष्ट कहना था कि हिंदू बहुल इलाके हिंदुस्तान के, मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान के। यानी कि जो भी एरिया जहां पर भी मुस्लिम बहुसंख्या होगी वो पाकिस्तान में होना चाहिए। कश्मीर के अंदर मुस्लिम बहुसंख्या थे, तो पाकिस्तान का सपना यही हो गया कि यार कश्मीर होना चाहिए तो हमारे होना चाहिए बहुसंख्या की, 2 नेशन थ्योरी के आधार पर। भारत ने ठुकरा दिया था, भारत बोला कि भाई हम तो 2 नेशन थ्योरी मानते ही नहीं, हम तो स्वीकार ही नहीं करते तुम्हारी 2 नेशन थ्योरी। तो ऐसे में कैसे तुम हक जता रहे हो कि पाकिस्तान का हिस्सा है जम्मू कश्मीर? वो तो जम्मू कश्मीर डिसाइड करेगा कि कश्मीर डिसाइड करेगा कि वो किसका है। राजा हरि सिंह को विकल्प दिया गया। अब राजा तो राजा हरि सिंह वो स्वतंत्र रहना चाहता था। राजा लोग अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो हमें कभी भी अपनी सत्ता छोड़ करके किसी के गुलामी में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये चीज यहां पर भी हुई। उसने कहा कि भाई ना, मैं तो अपना आजाद रहूंगा, स्वतंत्र रहूंगा, मैं किसी में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो राजा ने क्या कहा, कश्मीर में जो राजा था उसने कहा कि भैया मैं रहूंगा स्वतंत्र, मैं किसी में नहीं मिलूंगा। उसके पीछे का कारण था, ऐसे ही उसने स्वतंत्र रहना स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे के 2 बड़े कारक थे। सबसे पहला कि भारत के अंदर वो क्यों नहीं मिले, इसका कारण था कि उस समय कश्मीर की रियासत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। मैं आपको फोटो भी दिखाता हूं, कहीं फोटो में लाया हूंगा। ये राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला। ये
शेख अब्दुल्ला वही जो हैं, जो आप आज के समय में देखते ना, उमर अब्दुल्ला के पापा के पापा, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ये पूरी परिवार की डायनेस्टी जो है चलती आई। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन चला रखा था, बड़े जोर शोर से मामला उठा रखा था कि भाई राजशाही समाप्त होनी चाहिए, लोकतंत्र लाना चाहिए। शेख अब्दुल्ला जो है ये जवाहरलाल नेहरू के बड़े करीबी थे, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो शेख अब्दुल्ला जो है ये जवाहरलाल नेहरू के करीबी मित्र थे, साथ में ही पढ़ाई भी की हुई थी, एक दूसरे को जानते भी थे, और दोनों ही लोकतंत्र के समर्थक थे, डेमोक्रेसी के समर्थक थे। और जवाहरलाल नेहरू का समर्थन भी शेख अब्दुल्ला को था। राजा हरि सिंह को लगता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है उसके पीछे जवाहरलाल नेहरू का हाथ है। भारत की सरकार शेख अब्दुल्ला की मदद कर रही है मेरी सत्ता छीनने के लिए, और अगर मैं भारत में विलय कर लूंगा, भारत में मिल जाऊंगा, तो मेरी सत्ता तो चली जाएगी, मेरी राजशाही तो समाप्त हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा, यहां पर नए शासक बनेंगे, लोकतांत्रिक शासन आ जाएगा, और शेख अब्दुल्ला यहां के सीएम बन जाएंगे, शेख अब्दुल्ला का शासक हो जाएगा। राजा का राजपाट तो जाना था, उसको निश्चित था। फिर उसने नजर दौड़ाई पाकिस्तान की तरफ कि क्या पाकिस्तान में मिला जा सकता है कि नहीं। अब जब पाकिस्तान की तरफ नजर दौड़ाई तो उसने ये अनुभव किया कि यार पाकिस्तान का तो निर्माण ही दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर हुआ है, मुस्लिम सरकार है, पाकिस्तान को भी मुस्लिम राष्ट्र बना रखा है, कट्टरवादी सरकार है, मैं ठहरा हिंदू राजा, अगर मैं पाकिस्तान के साथ विलय पे साइन कर लूंगा, उसमें हस्ताक्षर कर लूंगा, तो वहां पर तो मेरी जान भी नहीं बचेगी, पता चलेगा मेरा कभी जान ही सरी धड़ से अलग कर दिया, जान ही निकाल ली जाए, राजपाट तो छोड़ो जान भी नहीं बचेगी। तो राजा हरि सिंह की मजबूरी थी इस चीज की कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपने राजपाट को बचाए रखने के लिए वो ना पाकिस्तान में मिले ना भारत में मिले। इसलिए उसने कहा कि भाई मैं तो रहूंगा आजाद, जिसको जो करना है कर ले। अक्टूबर 1947 में 1947 में कबायली लोगों के भेष में पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर के हमला कर दिया, कश्मीर के ऊपर हमला हुआ, और भीषण मारकाट, कहा जाता है कि उस दौर में, उस समय में भीषण मारकाट मचाई गई। कश्मीर के अंदर गांव के गांव तबाह कर दिए गए, पूरे लोगों को इकट्ठा कर करके इतनी भीषण बर्बर तरीके से मारा गया, महिलाओं के साथ इतनी ज्यादतियां की गई, इतनी बड़ी संख्या में बलात्कार हुए, सामूहिक रूप से बलात्कार हुए और सामूहिक रूप से हत्या हुई कि पूरा कश्मीर थर्रा उठा था, घबराने लगा था। उस परिस्थिति को देखते हुए, विकट परिस्थिति को देखते हुए राजा हरि सिंह को भारत की याद आती है। हरि सिंह को लगता है कि अब तो भारत ही है एक ऐसा जो उसको बचा सकता है, भारत के अलावा कोई और उसकी रक्षा नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की कबायली सेना के भेष में जो कबायली लोग आ रहे हैं, वो कबायलियों के भेष में जो सेना आ रही है, वो जल्दी ही राजा हरि सिंह का पत्ता साफ कर देगी। उसने भारत के साथ बातचीत की, भारत से मदद मांगी, भारत से मदद मांगते हुए कहा कि भाई मेरे को बचाओ, ये पाकिस्तानी लोग आ रहे हैं, मार देंगे, बचाओ मेरे को। अब नेहरू और सरदार पटेल, नेहरू जो है उस समय रेडी थे इस चीज को लेकर के कि ठीक है हम मदद करते हैं, लेकिन यहां पर एक बार फिर से अड़ंगी डाली अंग्रेजों ने। माउंटबेटन उस समय थे, माउंटबेटन ने नेहरू को रोक लिया। उन्होंने नेहरू जी को रोकते हुए कहा कि भाई कश्मीर ने भारत में विलय नहीं किया है, उसने आपके साथ साइन नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन नहीं किया। ऐसे में आप अगर अपनी सेना वहां पर भेजोगे युद्ध लड़ने के लिए, तो यह तो एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप तभी भेज सकोगे जब वो विलय पत्र पर साइन कर दें। तो भारत ने डिमांड की कि देखो भाई हमारी तो मजबूरी, हम नहीं आ सकते, तुम विलय पत्र पर साइन नहीं करोगे तो कैसे आएंगे। राजा हरि सिंह ने कहा कि बुलाओ जल्दी से विलय पत्र दो, साइन वाइन करके दो। तुरंत साइन करके तुरंत वापस भेजा भारत के पास। साइन करने के बाद
अपने महल में जाकर के, अपने सैन कक्ष में जाकर के अपने खास मित्र, एक खास आदमी को अपनी पिस्तौल थमा करके बोला कि देखो, सुबह तक मेरे उठने से पहले अगर ये खबर ना मिले कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान की सेना पर हमला कर दिया है, अगर ये खबर नहीं सुनने को मिले तो मेरे को उठने से पहले ही गोली मार देना। इतने ज्यादा दहशत में थे, इतनी ज्यादा भय उनके मन में घुसा हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से जो दहशत फैलाते हुए कबायली लोग बढ़ते चले आ रहे थे उससे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई प्रारंभ की गई और भारत ने वहां पर पाकिस्तान की सेना के साथ लोहा लेना शुरू किया और हम उनको धीरे धीरे करते करते उनको खदेड़ते हुए पीछे चल जाने लगे। हमारी सेना कुछ समय के बाद बड़ी तेज गति से पाकिस्तान के कबायलियों को पीछे, उनका इलाका खाली करवाते, उनको पीछे खदेड़ती हुई जा रही थी। तभी अंग्रेजों ने एक और चाल चली। अभी तक सारी चालें देखोगे तो अंग्रेजों की चलती आ रही थी, अब अंग्रेजों ने एक और चाल चली। अंग्रेजों ने देखा कि यार कि पाकिस्तान से को खदेड़ते चली जा रही है भारत की सेना, कश्मीर के ऊपर भारत का कब्जा हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो भारत और ज्यादा मजबूत बन जाएगा। इतनी बड़ी, इतना मेन क्षेत्र, जन्नत वाला क्षेत्र अगर वो भारत के पास रह गया तो फिर भारत के ऊपर हमारे जो दोबारा से कब्जा करने के मंसूबे हैं वो कैसे कामयाब होंगे। उस समय माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को समझा लिया, कन्विंस कर लिया इस चीज को लेकर के कि ये मामला तुम यूएनओ में लेकर के चले जाओ। और जवाहरलाल नेहरू इस मामले को यूएनओ में लेकर के भी चले गए। इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं नेहरू जी के ऊपर कि ये मामला अगर वो यूएनओ में नहीं ले जाते तो कश्मीर आज हमारा होता। क्योंकि उस समय हमारी सेना जो उस समय युद्ध में मोर्चे पर लड़ रही थी, उन्होंने नेहरू जी से आग्रह किया था कि आप केवल 3 दिन का समय दे दो, 3-4 दिन तक मामला यूएनओ में मत लेकर के जाओ, 3-4 दिन में हम पाकिस्तान की सेना का सफाया कर देंगे, इनको इनके क्षेत्रों में खदेड़ देंगे, पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लेंगे, फिर आप यूएनओ में ले जाना, फिर आपको जो करना है कर लेना। लेकिन नेहरू जी ने अपनी सेना की बात ना मानते हुए मामला ले गए यूएनओ के अंदर। अब आप में से भी बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, लगेगा कि यार ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके लिए उस समय की परिस्थितियों को समझिएगा बड़े ध्यान से। कई सारे कारक थे। सबसे पहला कारक, भारत उस समय कोई अमीर राष्ट्र नहीं था, बहुत गरीब राष्ट्र था। आजाद ही हुए थे, गरीबी बहुत बड़ी समस्या थी, भूखमरी बहुत बड़ी समस्या थी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सारी समस्याएं हमारे पास थी। जितनी समस्याएं होती थी सब हमारे देश में थी। अब ऐसे में जब हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, नागरिक भूखे मर रहे हैं, हम अपना पैसा, उस समय सारा पैसा लगा रहे हैं युद्ध में, लड़ाई करने में, जबकि उस पैसे को लगाया जा सकता था अपने लोगों को भोजन देने में, खाना देने में, शिक्षा देने में, स्वास्थ्य सुविधाएं देने में, रोजगार देने में। जवाहरलाल नेहरू के माइंड में ये चीज चल रही थी कि यार ये पैसा हम युद्ध में क्यों खर्च करें। और उसके पीछे दूसरा तर्क भी था। दूसरा फैक्टर ये था कि विलय पत्र पर तो हस्ताक्षर हो ही गया, राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर ही दिए थे, तो कानूनन तौर पर तो भारत का हिस्सा बन गया कश्मीर। माउंटबेटन ने यही तर्क रखते हुए जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस किया। जवाहरलाल नेहरू भी कन्विंस हो गए कि हाँ यार विलय पत्र पर साइन तो हो गया, हमारे पास तो दस्तावेज है, तो ऐसे में हम क्यों युद्ध लड़ें, क्यों हम एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ करके एक दूसरे के लोगों को मारे, क्यों हम ये करोड़ों रुपए जो युद्ध में जाने हैं खर्च करें, अपने देश के विकास के लिए क्यों ना खर्च करें। कश्मीर तो हमारा है ही, हमारे पास विलय पत्र का है, वो हमें मिल जाएगा। और नेहरू को कन्विंस करने में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का रोल था, यूएसए प्लस ब्रिटेन, इन दोनों ने ही कहा कि हम यूएनओ में भारत का समर्थन करेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे, आप चिंता मत करो, आप मामला बस लेकर के चलो, आप यूएनओ में ले चलो। यूएनओ इसीलिए बनाया गया है, उस समय यूएनओ की स्थापना बेसिकली इसीलिए की गई थी कि भविष्य में युद्धों से विश्व को बचाया जा सके, तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अब भारत इस चाल में फंस गया। हालांकि ये तर्क बिल्कुल ठीक थे, परिस्थितियां यही कहती थी कि पैसा उधर खर्च ना करके यूएनओ में ही जाना चाहिए, लेकिन भारत उस समय अमेरिका की चालबाजी को समझ नहीं पाया।
अमेरिका को उस समय भारत को अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को समझने में एक चूक हो गई, क्योंकि उस समय चल रहा था शीत युद्ध। अब फिर से उस चीज को याद कीजिए जो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, शीत युद्ध के बारे में मैंने बताया था कि शीत युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ था, भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए जो मैंने आपको रिकॉल करने के लिए पहले बोला था। पाकिस्तान एक ऐसा देश था जो कश्मीर के नाम पर कुछ भी कर सकता था। यह बात अमेरिका और ब्रिटेन की समझ में आ गई थी। अमेरिका को दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश चाहिए था जिसकी मदद लेकर के, जिसकी जमीन का प्रयोग करके वो सोवियत संघ पर हमला कर सके और सोवियत संघ को कंट्रोल में रख सके, काबू में रख सके। ऐसा देश भारत नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत समाजवादी था, भारत लोकतांत्रिक था, किसी दूसरे देश को अपने अंदर आने नहीं देता, सैन्य अड्डा नहीं बनाने देता, और साथ ही भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ भी थोड़ा था। ऐसे में वहां पर एक ही देश था जो अमेरिका की बहुत मदद कर सकता था, वो था पाकिस्तान। अमेरिका उसी समय से वो सोची समझी रणनीति के तहत खेल गया, भारत को विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए माउंटबेटन, ब्रिटेन और अमेरिका की हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। और भारत से ये चूक हो गई कि हम अमेरिका और ब्रिटेन के झांसे में आ गए कि यूएनओ में वो हमारी मदद करेंगे, हमारे पास तो विलय पत्र है ही। अब मामला जाता है यूएनओ के अंदर, और जैसे ही यूएनओ में जाता है तो ये पलट जाते हैं। कौन पलट जाते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, दोनों पलट जाते हैं। साफ साफ मना करते बोलो हमें तो भी नहीं पता, हम तो कहां, हमने तो युद्ध रोकने के लिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए बात की थी, अब तो ये यूएनओ डिसाइड करेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, यूएनओ मिलकर के डिसाइड करेगा कि ये किसका क्षेत्र है। ये मामला हुआ, यहां चूक हो गई, वो एक चूक जो है वो रही। तो देखिए, कश्मीर ने जब राजा हरि सिंह ने साइन किया उस समय ये फोटो, इस तरीके की पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये पिक्चर देख लीजिए आप, उस टाइम के 28 अक्टूबर 1947 की ये फोटो है, ठीक है, 28 अक्टूबर 1947 की पिक्चर है, देख लीजिए। आपको यहां पर पिक्चर में सब लोग दिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे और बाकी सब लोग दिखेंगे। कश्मीर एक्सेड्स टू इंडिया, ठीक है, भारत में आ गया। प्लेबिसाइट सून ऑन, है ना, रूलर्स डिसीजन, शेख अब्दुल्ला टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि शेख अब्दुल्ला वहां पर अपनी अंतरिम जो है बनाने वाले हैं। ये सारे के सारे मामले में बहुत हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आपको देखना है, देखिएगा। ये रहा मामला। ये जो विलय हुआ था ना, इस विलय पत्र को 1954 में जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी, है ना, उसने भी स्वीकार कर लिया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अलग से बनाई गई थी, ये ध्यान रखिए। उसने जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया था, उस संविधान सभा ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया था कि हाँ भाई, ये विलय पत्र जो भारत के साथ मिलने के लिए बनाया गया था वो सही है और हम इसको स्वीकार करते हैं। तो हर तरीके से, हर तौर तरीके से भारत के ही पक्ष में था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए 3 अलग अलग योजनाओं का निर्माण किया। मैकनोटन योजना, डिक्सन योजना, ग्राहम प्रस्ताव। ये 3 योजनाएं बारी बारी पर 3 तरीके से हम संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोशिश की इस मामले को सुलझाने के लिए। और इन तीनों का ही जो जिस्ट है वो बेसिकली ये निकल करके आता है कि 3 फैक्ट्स, 3 चीजों पर ये सहमत हुए। सबसे पहला तो ये कहा गया, इन सबका जिस्ट ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये कहा गया कि भाई अभी जो जहां पर है ना, उसको जो सेना है जहां पर है उसको युद्ध विराम कर दिया जाए, युद्ध विराम रेखा घोषित कर दी जाए। पाकिस्तान की सेना जहां है वहां पर पाकिस्तानी रुक जाए, भारत की सेना जहां है वो वहां पर रुक जाए। ये जिस क्षेत्र में उनके बीच के क्षेत्र को युद्ध विराम रेखा निर्धारित हो गई। अब ये युद्ध विराम रेखा निर्धारित हो गई, तो अब इसके बाद क्या किया जाए, जो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला किया है तो पाकिस्तान को अपनी सेना वापस लेनी होगी। पाकिस्तान अपनी सेना वापस ले, ये कहा गया। और फिर ये बोला गया कि जब पाकिस्तान अपनी सेना पूरी वापस ले जाएगा तो पाकिस्तान की अपनी सेनाएं वापस ले जाने के बाद फिर भारत जो है वो भी अपनी सेना वापस ले लेगा, अपनी सेना को वापस ले लेगा। और जब भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं वापस हो जाएंगी तो उसके बाद यहां पर क्या होगा, जनमत संग्रह होगा।
जनमत संग्रह होगा, यूएनओ करवाएगा, जनमत संग्रह भी यूएनओ करवाएगा, ये मामला रहा। लेकिन मुद्दा ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इस तरीके के प्रस्ताव, इस तरीके की योजनाएं किसी भी देश के ऊपर बाध्यकारी नहीं है और नहीं होती हैं। ये तभी स्वीकार की जाती है, तभी वैलिड होती है जब दोनों देश इसको स्वीकार करें, दोनों देश अपनी सहमति दें। भारत सहमत था इस चीज से कि हाँ भाई हम रेडी हैं इन प्रस्तावों को, इन योजनाओं को मानने के लिए। लेकिन पाकिस्तान यहां पर मुकर गया। पाकिस्तान ने सिरे से नकार दिया कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम अपनी सेना वापस नहीं लेकर के जाएंगे। और ये फैसले तभी लागू हो सकते थे जब दोनों देश राजी हों। पाकिस्तान राजी नहीं था, और कहा जाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन का पीछे से उसको समर्थन था, वैचारिक समर्थन था इस चीज को लेकर के कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुम बस मना कर दो कि हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने मना किया, उसका कारण क्या था समझिए। आपके माइंड में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यार ये तो मुस्लिम बहुल वाला इलाका था, रेफरेंडम होता, जनमत संग्रह होता, जैसे जूनागढ़ में हुआ था, तो जूनागढ़ में हिंदू बहुल जनसंख्या थी, भारत में विलय हुआ तो यहां पर मुस्लिम बहुल होने के कारण हो सकता है पाकिस्तान में चला जाता। लेकिन यहां पर ध्यान से समझिए, दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान की सेना ने, कबायलियों ने इतनी भीषण मारकाट मचा दी थी कश्मीर के अंदर कि जो लोग पहले पाकिस्तान के समर्थक थे वो लोग भी पाकिस्तान के विरोधी हो गए। इतनी हत्याएं, इतना बर्बरता, जो दहशत फैलाई, सब लोग, पूरा कश्मीर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। तो पाकिस्तान को यह चीज समझ में आ गया था कि अगर जनमत संग्रह हुआ तो पाकिस्तान कभी नहीं जीतेगा। जनमत संग्रह में भी जूनागढ़ वाला हालत हो जाएगी, हार जाएगा, और कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत के पक्ष में आ जाएगा। क्योंकि उस समय कश्मीर में भारत का माहौल बना हुआ था, भारत समर्थन का माहौल बना हुआ था। दो कारण थे, एक तो भारत ने पाकिस्तानी कबायलियों को वहां से खदेड़ा, भारत की सेना ने, और दूसरा शेख अब्दुल्ला जो है उसके जनता के ऊपर बड़ी पकड़ थी और वो भारत के समर्थक थे। और विलय पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिया था राजा हरि सिंह ने। तो पाकिस्तान को पता था कि अगर सेना अगर वापस ले ली एक बार भी, भूल से भी, तो फिर कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान ने मना कर दिया, और उसने मना कर दिया, तब से लेकर के आज तक ये मामला यूएनओ के अंदर फंसा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समस्या बनाने की कोशिश पाकिस्तान करता है, और भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सबसे ज्यादा कटु, अगर सबसे ज्यादा समस्या का जो क्षेत्र है वो कश्मीर इस कारण बन गया है, और ये तब से लेकर के आज तक समस्या का कारण बना रहा है। ये आपको समझना है। अब यही नहीं, इतना ही नहीं, जब युद्ध विराम हुआ ना, तो युद्ध विराम के बाद उस समय आप देखिए, युद्ध विराम के बाद स्थिति देखिए, जो कश्मीर था उस कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पीओके, और एक जो भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान ने लगभग 32,000 वर्ग मील, अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास कितना हिस्सा आया, तो वो लगभग 32,000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान के पास आया, और उसमें लगभग उस समय 7 लाख जनसंख्या थी, 7 लाख की जनसंख्या थी। इस क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, अवैध कब्जा उसने कर लिया। अब मैं आपको मैप नहीं दिखा सकता हूं, यहां पर मेरी एक मजबूरी है, पाकिस्तान अधिकृत वालों भारत का मैप, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा भी मैं दिखा दूंगा कि देखो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, तो मेरे खिलाफ भी नारे लगने लग जाएंगे कि देखो एंटी नेशनल है ना, भारत विरोधी। हमारा जो अभी वर्तमान मैप है वो पूरा का पूरा सारे क्षेत्र को अपने ही क्षेत्र में, वो हमारा ही इंटीग्रल क्षेत्र है, हमारा ही हिस्सा है, लेकिन वो जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठा है पाकिस्तान उस क्षेत्र पर। तो वो मैप मैं यहां पर आपको उस तरीके के मैप शो ही नहीं कर सकता हूं, ठीक है, जबकि है हमारा हिस्सा, लेकिन जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो कब्जे वाला एरिया आप देखोगे, ऐसे चीन ने भी हमारे एक क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर रखा है, ठीक है। अब 7 लाख जनसंख्या और 32,000 वर्ग मील, भारत के पास लगभग, अगर हम भारत की बात करें कश्मीर का कितना हिस्सा था, तो भारत के पास 53,000 वर्ग मील क्षेत्र बचा, और जिसमें 33 लाख जनसंख्या थी, 33 लाख की जनसंख्या थी। यानी कि अधिकतर जनसंख्या वाले क्षेत्र जो है वो भारत के पास ही था।
पाकिस्तान के पास जो क्षेत्र था वो पहाड़ी वाला क्षेत्र था, ठीक है, ये रहा। तो इतना बड़ा क्षेत्र हमने पाकिस्तान के हाथों गंवा दिया, और ये क्षेत्र की उम्मीद हमें थी कि चलो हम भविष्य में ले लेंगे इन चीजों को। लेकिन समस्या तब आ गई जब पाकिस्तान जो है उसने चीन को अपना एक क्षेत्र, लगभग 5,000 वर्ग मील का एक क्षेत्र पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर का क्षेत्र, जिसके ऊपर जबरदस्ती उसने कब्जा कर रखा था, जो उसका नहीं था, उसने इस मामले को उलझाने के लिए, परमानेंट बना देने के लिए, स्थायी बना देने के लिए अपना एक हिस्सा जो है वो चीन को दे दिया। अगर हम मैप पर चलें, इंडिया का मैप, ये जो एलओसी, ये एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, जो भारत पाकिस्तान की सीमा आप वहां पर देखेंगे। मैं आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर मैप में देखिए, इस तरफ का एक क्षेत्र है कश्मीर में, इस तरफ का एक क्षेत्र है यहां की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये एक क्षेत्र, एक एरिया उसने दे दिया चीन को, क्योंकि उसको पता था कि चीन अगर इस मामले में घुस गया तो फिर अब मामला उलझ जाएगा, अब मामला सुलझेगा नहीं, अब मामला फंस जाएगा, परमानेंट फंस जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तो इसी तरीके की नीति अपनाता था ना, कि भारत का दोस्त पाकिस्तान का दुश्मन, भारत का दुश्मन पाकिस्तान का मित्र। कौटिल्य का एक बड़ा सिद्धांत है ना, मित्र का मित्र आपका मित्र, मित्र का दुश्मन आपका दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र। यह सिद्धांत पाकिस्तान ने यहां पर अपनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ वाला मामला यहां पर हुआ। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं, ठीक है। जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी, वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव, ठीक है। हर हफ्ते नए बैच आते हैं। ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना है यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लाइक शेयर नहीं करते, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी ही, नए नए सेशंस, नए नए
टॉपिक्स के साथ नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।